हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है बेसिकली रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर से, और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। और जो पहले प्रीवियस 3 पार्ट्स हैं वो चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, जिसको कि आप चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी और इम्यूनिटी की डेफिनेशन एंड इट्स मेजर टाइप्स को, जो कि 12th सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो भी अभी ऑनगोइंग हैं उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड इट्स मेजर टाइप्स के थ्रू। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनिटी और इसके डेफिनेशंस की। तो व्हाट इज़ द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती क्या है? तो अगर हम इसकी बात देखें कि व्हाट इज़ द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है ये एबिलिटी टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने आप को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ के लिए अपने आप को डिफेंड करता है। और वो जो कोई चीज़ होगी जिसके लिए वो इसको अपने आप को डिफेंड करेगा, वो जो है वो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोई बाहर से आने वाली है, ये कोई केमिकल हो सकता है, कोई भी केमिकल या कोई प्रोटीन या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक हो सकता है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में आता है, कोई टॉक्सिक है, कोई केमिकल्स है, कोई प्रोटीन्स है जो कि हमारी बॉडी में आते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, या कोई उनको डेलिबरेटली हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी उसको अपोज करती है, उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म शो करती है, और इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम देखें तो इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। इम्यूनिटी के अगर हम मेजर पार्ट देखें तो इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है आपके इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इन्नेट का मतलब होता है इनबॉर्न इम्यूनिटी। जब बच्चा पैदा होता है, न्यू इन्फेंट जो बर्थ लेता है, तो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे जो है मतलब केमिकल्स, ऐसे कुछ उनके बॉडी के इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं बायोकेमिकल स्ट्रक्चर उनकी कुछ ऐसी होती है कि उनके अंदर ये टेंडेंसी बाय बर्थ ही होती है कि वो किसी भी केमिकल या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के थ्रू अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं। तो जो बाय बर्थ या इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनबॉर्न जो होता है, जिस बेबी बर्थ होती है, आफ्टर दैट वो डेवलपमेंट के फेजेस से जो है प्रोसीड करता है, गुजरता है, और जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती जाती है, तो लाइफ टाइम के दौरान या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कुछ इम्यूनिटी को वो अडाप्ट करता है, एनवायरनमेंट से ग्रास्प करता है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि वो एनवायरनमेंट से ग्रास्प करता है, एक्वायर करता है, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक पार्ट हो गया एक्टिव का, एक पार्ट हो गया पैसिव का। तो ये हमारे सामने मेजर टाइप्स हैं जिनको कि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। It is a present form of the birth. It is present from the birth and it is inherited from parent. 2 फीचर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। 2 फीचर्स कौन कौन से? पहला फीचर रखना है कि ये प्रेजेंट होती है कब से? बर्थ से। और इनहेरिट होती है, व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से लेके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और ये टेंडेंसी कहलाती है इनहेरिटेंस की। तो इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से ही है और इनहेरिट होकर आ रही है हमारे पेरेंट्स के थ्रू। ये नॉन स्पेसिफिक होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन स्पेसिफिक? देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि हमें कोविड के दौरान दीजिए, कोविड अगर किसी को हुआ, किसी को कोरोना डिजीज़ हुई, तो कोरोना के लिए स्पेसिफिक हमारी बॉडी में वैक्सीन्स इंजेक्ट किए गए हैं। तो वो वैक्सीन जो हैं वो स्पेसिफिकली किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कोरोना के लिए। जैसे कोवैक्सीन है, तो ये कोवैक्सीन जो है वो पर्टिकुलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कोरोना के लिए। तो जब हम किसी पर्टिकुलर टारगेट करके किसी के लिए इम्यूनोलॉजी को डेवलप करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लेकिन जो बर्थ से आ रही है वो बर्थ की इम्यूनिटी किसी भी टारगेट जो है पैथोजन है या टारगेट जो कोई केमिकल है उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉर्मल होती है, वो सभी के लिए इक्वल अमाउंट में, इक्वल फ्रिक्वेंसी के अंदर मतलब रेस्पॉन्स देती है। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं होगी, सभी के लिए इक्वल अमाउंट में रेस्पॉन्स शो करेगी।
इट इज़ अकम्पनिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। ये कैसे होगी हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होंगे जिनके थ्रू की हमारी बॉडी इन केमिकल्स के लिए अपोज करेगी या डिफेंड करेगी। सबसे पहला जो बैरियर है उसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है MCQs पुट होते हैं, तो ये पूरा जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो फिजिकल बैरियर है इसमें है कि दीज बैरियर्स डू नॉट अलाउ पैथोजन एंड फॉरेन एंटीजेंस और एजेंट्स टू एंटर द बॉडी। ये जो बैरियर है ये फॉरेन एजेंट्स को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उसमें सबसे बेसिक एग्जांपल है स्किन का, फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो कि आपके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वहाँ पर होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स जो होती हैं वहाँ पर होती हैं। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के थ्रू एंटर होने की कोशिश करेगा, तो जो ये स्किन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं, ये इनको क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी और अंदर की तरफ एंटर होने से रोकेंगी। तो ये बैरियर कहलाता है फिजिकल बैरियर। Second one is the physiological barrier. What is the physiological barrier? Physiological barriers are those barriers which prevent the microbial growth. ये क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कैसे करेंगे, या तो स्वेट के थ्रू या टीयर्स के थ्रू, और जो कि एसिड होता है स्टोमक में उसके थ्रू या सलाइवा के थ्रू। तो ध्यान रखिए, स्वेट तो अपने आप में ही एक मतलब केमिकल का कंपाउंड है जो कि मतलब माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकेगा, बट टीयर्स जो है, आंसू जो है, और जो सलाइवा है इसके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये एंटी माइक्रोबियल होता है। तो एंटी माइक्रोबियल होने के कारण जो ये मतलब लाइसोजाइम एंजाइम है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। और स्टोमक के अंदर आपके प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये pH जो होती है इसकी हाईली एसिडिक होती है, जिसके ऊपर माइक्रोब ग्रोथ करने में अपने आप को इनकैपेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के थ्रू हमारी प्रोटेक्शन करती है। थर्ड वन इज द सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है WBC, और WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें हम देखते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं WBCs के एग्जांपल्स हैं। उनके अलावा मैक्रोफेजेस जो हैं, और फैगोसाइटिक्स तो होती हैं नेचर में। फैगोसाइटिक का मीन ये जो कोई वायरस या कोई प्रोटोजोआ या कोई बैक्टीरिया है उसको एंगल्फ करके शूडोपोडियाज के थ्रू और उसको डाइजेस्ट कर देती है। तो ये जो इसका फिनोमेनॉन है ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस, और इस तरीके से ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्थ वन है साइटोकाइनिन बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोकाइनिन बैरियर, और इस साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होता है कि इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस केमिकल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, और ये इंटरफेरॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये कहाँ से होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, तो जैसे वो वायरस से इन्फेक्ट होगी वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करेगी, उन केमिकल्स को कहेंगे इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन एक तरीके से केमिकल मैसेंजर होगा जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स तक मैसेज को पास करेगा कि वायरस बॉडी में एंटर हो गया है, अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन में डालिए, उस वायरस से बचिए, उसके अगेंस्ट जो है मतलब डिफेंस पैदा कीजिए। तो इस तरीके से ये जो बैरियर है वो कहलाता है साइटोकाइनिन बैरियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम एनवायरमेंट के थ्रू एक्वायर करेंगे, ग्रास्प करेंगे। तो इसको हम देखते हैं ये बर्थ से नहीं होती, इसको हम अपने लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं। ये कैसी होगी, पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगी। जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो जाता है एक बार, तो फिर लाइफ टाइम में दोबारा स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसके लिए इम्यूनिटी ग्रास्प की है, और वो इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक है, स्मॉल पॉक्स के लिए ही है। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी है वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डाइवर्स टाइप ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल एंड एंटीजन। अलग अलग प्रकार के जितने भी एंटीजन हैं, एंटीजन मीन केमिकल्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, तो उनके लिए ये जो इम्यूनिटी है वो क्या करती है, उनको डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंशिएट करती है। व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर अ फर्स्ट टाइम, जैसे ही कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर करेगा, फर्स्ट टाइम मीन लाइक स्मॉल पॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में पहली बार आया, आपकी बॉडी उसको देखेगी, अब प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस, तो उसके लिए प्राइमरी रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगी जो कि बहुत लो इंटेंसिटी का होगा, क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक, आपकी WBCs अभी तक उस पैथोजन के नेचर को, उसकी फिजियोलॉजी को पहचानती नहीं है। द मेमोरी ऑफ दिस एनकाउंटर विच द सेम पैथोजन इज फॉर्म, लेकिन इस एनकाउंटर की मेमोरी आपकी बॉडी में सेव हो जाएगी, और फ्रीक्वेंटली सब्सिक्वेंट एनकाउंटर जब होगा लाइफ में, दोबारा से जब वो वायरस और पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा, बैक्टीरिया एंटर करेगा,
तो सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा और तुरंत आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन डेवलप होता है वो डेवलप ये होता है कि सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स क्या होता है। तो याद रखिए, सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। जब एक बार प्राइमरी जो मतलब एनकाउंटर होगा उसकी जो मेमोरी है वो हमारी बॉडी में सेफ होगी, और सेकंड सब्सिक्वेंट जब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक होगा किसी पैथोजन का, तो उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स डेवलप किया जाएगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। नेक्स्ट, इम्यून रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहली जो लिम्फोसाइट है वो है बी लिम्फोसाइट, जिनको बी सेल्स कहते हैं। दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट, जिनको टी सेल्स कहते हैं। तो अगर हम देखें बी लिम्फोसाइट्स को, तो ये आर्मी होती है प्रोटीन्स की, जिनको कि हम एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीजन्स आपने नाम सुन रखे हैं। तो बी सेल्स जो हैं ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हैं, जिनको कि हम एंटीबॉडीज कहेंगे, और ये ब्लड में पाई जाती हैं, और ये बनती कब है, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा। टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स जो है ये हेल्प करेंगी बी सेल्स को, किसके लिए, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम देखें तो बी सेल्स की हेल्प के लिए कौन जिम्मेदार है, टी सेल्स जिम्मेदार हैं। और जब एड्स की बीमारी होगी तो एड्स की बीमारी के अंदर, एड्स डिजीज में, ये टी लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक प्रोसेस में आ जाएगा, वीक कंडीशंस में आ जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप से हो सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए, पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या AMI भी कह सकते हैं। ह्यूमरल क्यों नाम लिया, बिकॉज एंटीबॉडी हमेशा ब्लड में पाई जाती है, और ब्लड को ग्रीक में, लिक्विड को ग्रीक में ह्यूमरल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमने कहा है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और इसी का दूसरा नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इट इज़ मेडिएटेड थ्रू एंटीबॉडी। ये किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, मेडिएटेड का मतलब इसमें हेल्प कौन करता है, एंटीबॉडी करती हैं, ब्लड और लिम्फ में ये पाई जाती हैं। और ब्लड और लिम्फ को आप ग्रीक में किस नाम से जानते हैं, ह्यूमर, इसी नाम से इसका नाम पड़ गया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। आफ्टर दैट सेकंड है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है, और ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको हम CMI के नाम से जानते हैं। और जो CMI होती है बेसिकली वो टी लिम्फोसाइट्स के कारण होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि CMI को हेल्प करने वाला कौन सा फैक्टर है, तो आप याद रखिए टी लिम्फोसाइट्स की वजह से CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। और जब हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन खराब होता है, जैसे हार्ट है, किडनी है, लिवर है, और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा डोनर हमें वो डोनेट करना चाहता है, तो हमारी बॉडी उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है, उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। तो बेसिकली ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट्स ही रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टी लिम्फोसाइट सेल्फ और नॉन सेल्फ को हाईली डिफरेंशिएट करती है। तो आई होप आपको इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो समझ में आए होंगे। टॉपिक इजी है, बट यहाँ से क्वेश्चंस के फ्रेम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम इसमें टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में जुड़ें, ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, और इस वीडियो को शेयर भी करें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।